हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र से ग्राम समाज एवं विकास से हम लोग आइए कवर करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर को कवर किया जाएगा और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को देखेंगे। ठीक है। चैप्टर 1 है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम व प्रबंधन। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राम विकास रहा है। ग्राम विकास में सरकार का दखल आवश्यक इस आधार पर माना जाता है कि बढ़ते हुए शहरीकरण के बावजूद आबादी का अधिकतर भाग गांवों में निवास करता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझेंगे कि भारत में नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ग्राम विकास रहा है। साथ ही साथ याद रखना है कि भारत की जो आबादी है ज़्यादातर क्या है, गाँव में निवास करती है, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने फैक्ट को कवर करने हैं। अगला तथ्य है ग्राम विकास क्या है। तो ग्राम विकास प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन है, जिसकी आवश्यकता मानव जीवन की परिस्थितियों में लंबे समय तक सुधार लाने के लिए है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए नौकरी और आय के अवसरों का भी प्रावधान सम्मिलित है। भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। जनसंख्या के लगभग 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे और वे अपनी आजीविका कृषि और अन्य कार्यों से चलाते थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात लगभग देखेंगे कितने प्रतिशत, लगभग 85% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में पूर्वार्ध के वर्षों में कृषि की विकास दर केवल 0.3% थी। निरक्षरता 84% तक थी। मलेरिया, हैजा और चेचक जैसी बीमारियों का सामना करने में जन स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थीं। वर्ष 1947 ईस्वी में मृत्यु दर लगभग 27 प्रति हजार थी। मुख्य रूप से लोग कृषि पर आश्रित थे और फिर भी उपनिवेशिक सरकार ने निर्यात की जाने वाली फसलों जैसे कि कपास, जूट और चाय को छोड़कर सिंचाई सुविधाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया। रेल प्रणाली का निर्माण बंदरगाहों को उत्पादन केंद्रों और बाजारों को जोड़ने के लिए किया गया। शिल्प क्षेत्र पर अंग्रेजों के शासन के दौरान बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिकीकरण का आधार बहुत ही संकीर्ण था, जो कुछ शहरों और राज्यों तक ही सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बहुत ही कम जुड़ा था। भारत में कृषकीय वर्ग। भूमि वर्ग की संकल्पना उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिस्थितियों पर निर्भर की वजह से भिन्न भिन्न होती थी। भूमि नियंत्रण की प्रकृति व भूमि का उपयोग एक जगह से दूसरी जगह या एक ही जगह पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो उस क्षेत्र की उत्पादकता पर निर्भर होता है, जिसका कारण ज़्यादातर मृदा के प्रकार, जल की उपलब्धता, उन्नत कृषि विधियों को अपनाने, दूरसंचार का विकास, बाजार की ताकत का समेकन, राजनैतिक व प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि है। कृषकीय वर्ग। तो सामंतवादी कृषि प्रणाली। सामंतवादी वे परिवार हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सामंतवादी वे परिवार हैं जो सामान्यतः भूमि के बड़े हिस्से के मालिक हैं या उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वे खेती के काम में शामिल नहीं होते हैं। वे अपनी भूमि काश्तकार को खेती करने के लिए पट्टे पर देते हैं। तो याद रखना है, सामंतवादी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। भूमि से उनकी आय का मूल स्रोत काश्तकार द्वारा दिया गया किराया है। उनके द्वारा लिया गया किराया फसल उत्पाद के रूप में या नकद हो सकता है। तो याद रखना, सामंतवादी में वे आते हैं, वे परिवार होते हैं जो बड़े जो हिस्सा होता है भूमि का, उस बहुत
बड़ा हिस्सा जो है उनके पास होता है, लेकिन वे उस पर स्वयं खेती नहीं करते हैं और ना ही उसमें शामिल होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वह जो है अपना जो भूमि है उसको पट्टे पर दे देते हैं काश्तकार को, है ना, और काश्तकार अपना खेती करवाते हैं और काश्तकार के द्वारा जो आय होती है वो जो है उस परिवारों को दे देते हैं, सामंतवादियों को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फसल के रूप में किराया पुनः एक निश्चित मात्रा या काश्तकार द्वारा उपजाई गई फसल का एक निश्चित हिस्सा हो सकता है, जबकि नगद जो किराया होता है सामान्यतः एक निश्चित राशि होती है। तो याद रखना है कि जो काश्तकारों द्वारा सामंतवादी परिवारों को दिया जाता है, परिवारों को सामंतवाद में, एक फसल का हिस्सा भी हो सकता है और जो नगद दिया जाता है सामान्यतः एक निश्चित राशि हो सकती है। ठीक है, फसल का हिस्सा तो समझ गए होंगे, जैसे कि आजकल अधिया वगैरह होता है। काश्तकार वर्ग सामान्यतः पारिवारिक श्रम के माध्यम से स्वयं और छोटे खेती बाड़ी करने वाले घरों के रूप में पहचाने जाते हैं। कृषकीय वर्ग पूंजीवादी में प्रणाली में क्या रहा, सामंतवादी में आपने देखा, अब है पूंजीवादी कृषि प्रणाली। वे किसान जो काफ़ी भूसंपत्तियों के स्वामी हैं या नियंत्रित करते हैं और जो अपने खेतों में खेती बाड़ी श्रमिकों की सहायता से अपने स्वयं के निर्देशन या प्रतिनिधि मार्गदर्शन करवाते हैं, उन्हें पूंजीवादी किसान कहा जा सकता है। तो पूंजीवादी किसान वे किसान होते हैं जो स्वयं जो है खेती नहीं करते हैं, लेकिन अपनी खेती जो है वो मजदूरों की सहायता से करवाते हैं, श्रमिकों की सहायता से। तो पूंजीवादी में होता है और पूंजीवादी किसान होते हुए अपने डायरेक्शन के हिसाब से क्या बोआना है क्या नहीं, उसमें जो श्रम होता है लेबर के माध्यम से करवाते हैं पूंजीवादी में। अगला है आंदोलन, अर्थ और विशेषताएं। कोई भी सामूहिक एकजुटता ज़्यादातर एक या दूसरे प्रकार की आंदोलनों के रूप में वर्णित होता है, जैसे कि काश्तकारों का, श्रमिकों का, विद्यार्थियों का और महिलाओं का, पिछड़े वर्गों का या जनजातीय समुदायों का आंदोलन। आंदोलनों की पहचानने योग्य संरचना होती है, वे उन्हें लक्षणों के संदर्भ में समझा जा सकता है। आंदोलनों में उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्सर एक कार्यनीति होती है और समग्र कार्यनीति के हिस्से के रूप में युक्तियां भी लगाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला है सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण। सामाजिक आंदोलनों को एक या अन्य मानदंडों, विचारधारा, कार्यनीति, प्रकृति व संरचना में परिवर्तित और सुधार की सीमा का उपयोग करते हुए कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ऐसे आंदोलनों से संबद्ध लोगों की मुख्य श्रेणियां हैं काश्तकारों, श्रमिकों, छात्रों, जाति समूहों और महिलाओं आदि। आंदोलन व परिवर्तन के विश्लेषण के लिए रूपरेखा। तो हम आंदोलनों द्वारा परिवर्तन लाने, रोकने के लिए अपनाए गए साधनों के आधार पर दो वर्गों की पहचान कर सकते हैं। पहला है कि ये संस्थागत व गैर संस्थागत साधन हैं और व्यवस्था से संबंधित हैं, जो इस व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली स्थापित शक्ति के द्वारा परिभाषित हैं। सामंतवादी विरोधाभासों से उठने वाले आंदोलन 1950 से पहले। कृषि भूमि संघर्ष जो अंग्रेजों के काल में उत्पन्न हुआ, उनको सामान्यतः दो प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक, जिसमें 1857 का विद्रोह भी सम्मिलित है और इसका प्रारंभ ज़्यादातर जनजातियों व काश्तकारों द्वारा कम संगठित तरीके से रहा। तो पहला आंदोलन आपने देखा किस तरह का। दूसरा कैसे रहा कि 1857 के बाद से 20वीं शताब्दी के पहले 50 वर्षों तक के विद्रोह जो अंग्रेज़ों की आर्थिक व राजनैतिक नीतियों, अकालों के बार बार आने, नई भू राजस्व व्यवस्था को काश्तकारों पर बोझ सिद्ध हुई, एक नए प्रशासनिक व्यवस्था तंत्र और नए दीवानी नियमों की वजह से
तीव्र हुए। नेक्स्ट पॉइंट है सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न होने वाले आंदोलन 1950 के बाद। कुछ आंदोलन सामंतवादी विरोधाभासों से उत्पन्न हुए क्योंकि भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा था व उसकी वृद्धि सामंतवादी शक्तियों के साथ अफसरशाही और नेताओं के छुपे सहयोग से बाधित थी। ग्रामदान स्वतंत्रता प्राप्ति और गांधी जी की मृत्यु के पश्चात तेभागा व तेलंगाना आंदोलन की समाप्ति पर भूदान आंदोलन का उदय हुआ, जो बाद में ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। भूदान आंदोलन आप जानते हैं संत विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया हुआ ये आंदोलन रहा है। याद रखना है, अगर पूछा जाता है निम्न में से कौन सा आंदोलन बाद में ग्रामदान आंदोलन में परिवर्तित हो गया, तो ऑप्शन आपको दिखेगा भूदान आंदोलन, उसी पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगला है आपका ग्रामदान व भूदान आंदोलन गांधी जी की परिकल्पना के विस्तार थे, जिसमें संपत्ति के निजी स्वामित्व को न्यास की संपत्ति में बदलना था, विशेषता भूमि के मामलों में। तो आपने देखा कि ग्रामदान व भूदान आंदोलन कैसा रहा है, जिसमें जो संपत्ति थी, है ना, प्राइवेट जो निजी संपत्तियां जो थी, जो स्वामित्व होते थे, उसमें क्या होता था कि जो जिसका ज़मीन का भूदान का भूमि का मालिक होता था, न्यास, ठीक है, तो न्यास की संपत्ति में बदलना था, यानी न्यास मतलब एक ट्रस्ट के रूप में अपनी संपत्ति को क्या है वो दे देता था, ट्रस्ट न्यास होता है, ठीक है। विशेषता भूमि के मामलों में न्यास स्वामित्व का तात्पर्य क्या है, तो न्यास स्वामित्व का तात्पर्य था कि उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, मशीनें आदि के स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम के न्यासी बन जाएं और यह उस समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा। तो सिंपल से मतलब ये है दोस्त कि न्यास स्वामित्व का मतलब ये रहा कि जो भूमि वगैरह अपना रहा उसको ट्रस्ट के माध्यम से, यानी ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती थी, ट्रस्ट बना के अब ट्रस्ट भूमि दे दिए, मशीनें वगैरह जो भी उनके पास होता था वो सभी ट्रस्ट के नाम पर हो जाता था। स्वामित्व तो कैसा होता था कि जो भूमि या उस मशीन से संबंधित जो भी कार्य करने वाले हैं उस भूमि पर, जो वहाँ पर जो है अपना कार्य करेंगे, है ना, स्वामी अपनी संपत्ति और उपक्रम के न्यासी बन जाएं, और यह उस समुदाय की होगी जो उस पर क्या है श्रम करेगा, जो भूमि पर मेहनत करेगा वही होगा, ये नहीं जिसकी भूमि है वो है उसका स्वामित्व है, क्योंकि अब ट्रस्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी गई अपनी निजी भूमि को, तो अब वही वो मालिक हो जाएगा। यही कहा गया है उस समुदाय की होगी जो उस पर श्रम करेगा। आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन नालगोंडा में प्रारंभ हुआ, जो तेलंगाना आंदोलन की जन्मस्थली थी। कहाँ? नालगोंडा में। तो याद रखना है भूदान आंदोलन के जनक कौन है, तो याद रखना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है भूदान आंदोलन, तो विनोबा भावे। इसने काश्तकारी व कृषि श्रमिकों के शोषित वर्ग के लिए उत्पादन व वितरण की वैकल्पिक क्षमतावादी व्यवस्था के लिए संरचनात्मक विकल्प बनाने का प्रयास किया, जिससे सामंतवादी कृषि भूमि व्यवस्था को बदला जा सके। तो याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पॉइंट एग्जाम में बनता है वो यही बनता है कि भूदान आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो याद रखना नालगोंडा में। किसने प्रारंभ किया? संत विनोबा भावे में। और भूदान आंदोलन में होता क्या है कि आप जानते हैं कि जो निजी संपत्ति होती है उसको ट्रस्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अपनी संपत्ति और मशीन वगैरह को। उसके बाद उस पर जो हक होता है उन्हीं समुदाय का होता है जो वहाँ पर परिश्रम करते हैं। दैट्स इट। यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए है और कुछ नहीं। नक्सलवादी व नक्सली आंदोलन। तो पश्चिम बंगाल की नक्सलबाड़ी गांव से प्रारंभ होने के कारण इस आंदोलन को नक्सलबाड़ी आंदोलन कहते हैं। तो नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। नक्सलबाड़ी गांव है। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में नक्सलबाड़ी आंदोलन का उदय वर्ष 1967 में हुआ है। तो याद रखना है नक्सलबाड़ी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है, तो वर्ष 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव का नाम है और दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी तहसील में
नक्सलवादी आंदोलन का उदय हुआ है। तो याद रखना, यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बनते हैं आपके। और ये जो नक्सलवादी आंदोलन है, ये काश्तकारों के संघों का सामंतवादी शोषण व भूमि सुधारों के विनाश के विरुद्ध रहा है। एक लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष था। पश्चिम बंगाल की समस्या सार किसी अन्य राज्य की तरह ही सामंतवादी व्यवस्था में होने वाला संघर्ष था, जिसमें जमींदारों के हाथों में भूमि का स्वामित्व केंद्रित था। सामंतवादी में आप पढ़ के यही आ रहे हो कि बहुत बड़े ज़मीन की मालिकाना हक होता है इनके पास, और ये काश्तकारों के माध्यम से अपना भूमि पर किराया वगैरह वसूलते हैं। अगला है आपका बरगा ऑपरेशन। व्हाट इज बरगा ऑपरेशन? ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक है, जो बटाईदारी के अभिलेखन और बटाईदारों को अस्थायी और पैतृक अधिकार देने के लिए प्रारंभ किए गए एक विशेष अभियान से संबद्ध है। बरगादार पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक संख्या में थे और वे कृषि श्रमिकों के साथ वहां की कृषि की रीढ़ हड्डी है। वर्ष 1977 ईस्वी में वाम दलों की सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल में वर्ष 1978 ईस्वी से ऑपरेशन बरगा एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। तो याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है। ऑपरेशन बरगा क्या है? तो याद रखना है भूमि सुधार एक कार्यक्रमों में से एक है। तो याद रखना भूमि सुधार कार्यक्रम है ऑपरेशन बरगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या रहा है कि बटाईदारों की अभिलेखन और बटाईदारों को खेती और पैतृक, ठीक है, अस्थायी और पैतृक अधिकार देने की जो है बात की गई है। साथ ही साथ याद रखना है कि यह जो है बरगा जो ऑपरेशन है किस एरिया से रिलेटेड है, तो पश्चिम बंगाल से, ठीक है। याद रखना, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। और बरगा एक जो है तरह से एक समुदाय है पश्चिम बंगाल का। एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन बरगा का एक प्रमुख पहलू बरगादरों का पंजीकरण था। परिणाम स्वरूप 30 जून 1985 तक अनुमानित कुल 20 लाख बरगादरों में से 10,13,000 बरगादर अभिलेखों को पूर्णतः सूचीबद्ध किया गया। बरगादारों के पंजीकरण ने बटाईदारों को पट्टों की कानूनी सुरक्षा दी। केंद्र की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार रही दैट टाइम, नरसिंहा राव सरकार ने वर्ष 1991 ईस्वी में निजीकरण, उदारीकरण व भूमंडलीकरण की एक नई आर्थिक नीति भी प्रारंभ की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जा सकता है कि निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति का प्रारंभ किसकी सरकार से रहा है। वैसे ही आपसे पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है, तो वहाँ पर स्पेशली पढ़ना इसको। हाल के समय में भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और यह समस्या भूख से मृत्यु व किसानों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं में से एक और अधिक प्रसिद्ध हो रही है। अभी भी भूख से होने वाली मौतों की ज़्यादातर संख्या देश के पिछड़े क्षेत्रों से नियमित रूप से दर्ज होती हैं और विशेषतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अब राजस्थान में बढ़ रही हैं। वैसे भी आप जानते हैं हंगर इंडेक्स में पहले जो है 94 था, लेकिन अब जो है और बढ़ गया है, ठीक है, 101। यद्यपि WTO समझौतों, विशेषतः आयात पर मात्रात्मक पाबंदी हटाने के परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों के बड़े नियमित किसानों को मिलने वाली भारी अनुदानों की वजह से होने वाली प्रतिस्पर्धा इस समय को बढ़ा दिया है। AIKSS ने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो कि नाम इसका वर्तमान में अयोध्या है, इसमें नई कृषि नीति के विरोध में मार्च 2001 में काश्तकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ, कौन सा अभियान है? लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान शुरू हुआ, जिसमें WTO के विरोध में स्वतंत्रता के चार्टर पर बहुत अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित हुए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में कैसा प्रश्न बन सकता है कि लुटेरा भगाओ कृषि बचाओ अभियान जो शुरू हुआ है किससे संबंधित रहा है। तो याद रखना है कृषि नीति के विरोध में किया गया यह अभियान रहा और ये अभियान
फैजाबाद से संबंधित है। ठीक है। सितंबर 2001 ईस्वी में ऋण से स्वतंत्रता का एक प्रभावशाली सम्मेलन पंजाब के मनसा में आयोजित किया गया। तो ऋण से स्वतंत्रता का आंदोलन जो रहा है वह पंजाब की मनसा में जो है ये आयोजित किया गया था सितंबर 2021 में, माफ़ कीजिएगा 2001 में। ठीक है। तो जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप फिर बुक दोबारा पढ़ेंगे तो आपके काम की चीज़ें वही होंगी जो बताया जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप नोट बढ़ते चलिए, लास्ट में आपके पास 10-12 पन्ने का नोट हो जाएगा, वही रिवाइज करके जाना होगा। अगला पॉइंट है ग्राम विकास और प्रशासन। हमारे देश में ग्राम विकास की दिशा आवश्यक रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज की रूपांतरण तथा आधुनिकीकरण एवं गरीबी उन्मूलन की ओर होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए हमें ग्रामीणों, विशेषकर निर्धन ग्रामीणों लाभ के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम लागू करने के लिए संसाधनों की संगठन और उनकी आवंटन की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में बदलाव लाने के इस कार्य को पूरा करने के लिए 3 स्थितियों का होना अनिवार्य है। पहली स्थिति है, यदि नौकरशाही को सामाजिक बदलाव के प्रमुख साधन के रूप में सफल होना है तो उसे अपने विचारों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों और अपनी दिशा और प्रवृत्ति को बदलना होगा। दूसरी स्थिति है कि नौकरशाही संगठन और ढांचे को उचित रूप से विकेंद्रित होना चाहिए, कठोर प्रक्रियाओं से मुक्त होना चाहिए और लोगों को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। तीसरी स्थिति है कि प्रशासनिक कार्य व्यापक रूप में राजनीतिक नेताओं की समर्थन और सहयोग से प्रभावित होते हैं, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि अधिकारीगण एवं राजनीतिक नेता अपनी पूरक भूमिकाओं को नए सिरे से समझें और उसी के अनुसार कार्य विषय का संबंध बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक तंत्र। तो औपनिवेशिक शासकों से विरासत में प्राप्त प्रशासन व्यवस्था ढांचे को प्रमुख रूप में ग्राम विकास के कार्य और उसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्व और सामान्य प्रशासनिक संगठन और ढांचे को ग्राम विकास के कार्यों के लिए सक्रिय किया गया है। 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने पहली बार बड़े पैमाने पर सीधे फील्ड के स्तर पर विकास प्रशासन गठित करने का प्रयास किया। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बनता नज़र आ रहा है। पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, तो वर्ष 1952 ईस्वी में। यही सब ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको अपने कॉपी और पेन में नोट करते चलना है, क्योंकि लास्ट में आपका नोट ही आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए इसमें तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति और मानव शक्ति के प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, वर्ष 1952 ईस्वी में। अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने ही 1952 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया था। इस समिति ने राष्ट्र, राज्य, जिला, खंड और गांव के विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था का प्रारूप भी तैयार किया। अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति, इस समिति ने 100 से 200 गांवों को लेकर एक विकास खंड के रूप में तालुक की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसे राजस्व प्रभागीय अधिकारी स्तर के खंड विकास अधिकारी के अधीन रहना था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या बन सकता है कि तालुक की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो अधिक अन्न उत्पादन एवं जांच समिति ने वर्ष 1952 ईस्वी में प्रस्तुत किया था अपनी रिपोर्ट को कमेटी के द्वारा। कौन सी? अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति। इस रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई थी कि जिला स्तर पर विकास संबंधी गतिविधियों को कलेक्टर के अधीन एकीकृत किया जाए और उसकी सहायता के लिए विशेषज्ञ अधिकारी हों। इसमें नीतियों के समन्वय और संयुक्त कार्यवाही का
संयुक्त कार्रवाई को सुगम बनाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति की तथा गैर सरकारी बोर्ड की भी सिफारिश की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई है, इसके अंतर्गत विकास खंड का सृजन योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया, जिसमें स्व सहायता और जनता की भागीदारी पर विशेष जोर देते हुए कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि को सम्मिलित किया गया। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था। तो ग्राम पुनः निर्माण मंत्रालय का गठन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्राम पुनः निर्माण मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो वर्ष 1979 ईस्वी में किया गया था और यह 1982 ईस्वी तक इसी रूप में चलता रहा। 1982 ईस्वी में इसका नाम बदलकर ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि ग्राम विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो 1982। साथ ही साथ इस मंत्रालय का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो ग्राम पुनः निर्माण मंत्रालय, जिसका गठन जो है 1979 ईस्वी में किया गया और यही मंत्रालय बाद में 1982 में चलकर इसका नाम ग्राम विकास मंत्रालय कर दिया गया। दैट्स इट। उसके बाद 1982 ईस्वी में ग्राम विकास मंत्रालय रहा। फिर जनवरी 1985 ईस्वी में यह कृषि एवं ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन ग्राम विकास विभाग बन गया। और फिर सितंबर 1985 ईस्वी में इस मंत्रालय का नाम एक बार फिर बदलकर कृषि मंत्रालय कर दिया गया और इसमें एक अलग ग्राम विकास विभाग रखा गया। तो ग्राम विकास विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है, कृषि मंत्रालय। अप्रैल 1999 से इसे फिर से ग्राम विकास मंत्रालय कहा जाने लगा। किसको, कृषि मंत्रालय को। ग्राम विकास मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है। इसके दो विभाग हैं, ग्राम विकास विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग। तो ग्राम विकास मंत्रालय के दो मंत्रालय अलग होंगे। इसके अंतर्गत दो विभाग आते हैं ग्राम विकास मंत्रालय के। पहला है ग्राम विकास विभाग हो जाएगा और दूसरा है पेयजल आपूर्ति विभाग। अब आप अपने कापी में नोट करते चलिए, ग्राम विकास मंत्रालय लिखिए, उसके अधीन लिखिए दो मंत्रालय, ग्राम विकास और पेयजल आपूर्ति। यही सब नोट आपके काम आएगा आखिरी में। इन दोनों विभागों का प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारी होते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि कार्यक्रमों का अन्वीक्षण यानी निगरानी और धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय, निर्देशन, योजना और नीति बनाना होता है। ग्राम विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान तथा लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद नामक संस्थाएं होती हैं। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। एक राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना वर्ष 1984 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्देश्य था ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या फैक्ट निकल रहा है कि राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1984 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था कि ग्राम विकास से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं होती हैं उसके लिए धन को एकत्रित करना। अब आप अपनी कॉपी पेन से लिखते चलिए पॉइंट बनाकर, ठीक है, यही पॉइंट आपके काम आएंगे। नोट बनाते चलिए कॉपी पेन से लेकर के। अब पूरी गाथा को आप दोबारा अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। और इसी के साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखिए राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष की स्थापना कब, 1984। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था। तो ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधे जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है। लगभग सभी राज्यों में एक अलग ग्राम विकास विभाग होता है, जिसका प्रमुख एक सचिव होता है और इसके ऊपर कृषि एवं ग्राम विकास हेतु
विकास आयुक्त होता है। राज्य स्तर पर प्रारंभिक चरण में विकास आयुक्त का पद था, जो विकास समिति की निगरानी में चलने वाले सभी विकास कार्यों का प्रभावी होता था। विकास समिति का अध्यक्ष सामान्यतः मुख्यमंत्री होता था। अधिकतर मामलों में योजना विभाग अथवा ग्राम विकास विभाग नीति नियोजन और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य सचिव या कृषि उत्पादन आयुक्त या प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति योजनाओं की समीक्षा, स्वीकृति, समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन का काम करती है। कौन? विकास समिति। अगला है आपका जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था। जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था में तो जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 1952 में शुरू किया गया था, तो जिला कलेक्टर को जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया गया था। कलेक्टर ही जिले की योजनाओं का समन्वय करता और जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता था। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे, जिनकी सहायता एक जिला योजना अधिकारी करता था। वर्ष 1969 ईस्वी में छोटे किसानों को ऋण सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की नियुक्ति की, जिसकी सिफारिश पर लघु किसान विकास एजेंसियों और सीमांत किसान एवं खेतिहर मजदूर विकास एजेंसियों का गठन किया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक फैक्ट क्या निकल रहा है कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण क्रेडिट समीक्षा समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? आरबीआई के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1969 ईस्वी में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत जिला स्तर पर एक स्वायत्तशासी एजेंसी, जिसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं, इसकी स्थापना की गई और जिसका काम SFDA MFAL को लागू करना था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम कब का है? वर्ष 1960 ईस्वी का। दैट्स इट। अगला पॉइंट है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, दैट इज DPAP, और मरुस्थल विकास कार्यक्रम को 1970 के दशक में शुरू किया गया। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका बन रहा प्रश्न कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 1970 के दशक में। खंड और गांव के स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड का निर्माण योजना और समेकित ग्राम विकास की बुनियादी इकाई के रूप में किया गया था, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि शामिल थी। खंड प्रशासन में खंड स्तर पर एक अधिकारी अर्थात खंड विकास अधिकारी BDO को रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम पंचायती राज सिस्टम में, यानी पंचायती राज जो सिस्टम होता है, उसमें आप देखेंगे कि 3 स्तर है। बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया गया है 73वां संविधान संशोधन। 3 स्तर होते हैं। एक निचला देखेंगे तो ग्राम सभा है, दूसरे पे देखेंगे तो जिसे को पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर कहा जाता है, तीसरा होता है आपका जिला लेवल पर जिला परिषद। तो पहले लेवल पर आप देखेंगे 2 अधिकारी यहाँ पर नियुक्त होता है, जो कि UPSSC के माध्यम से ही जाते हैं। ग्राम विकास अधिकारी बोलेंगे BDO होते हैं। वहीं पर जो ब्लॉक लेवल होता है क्षेत्र पंचायत समिति के नाम से जिसको जानते हैं पंचायती स्तर में, द्वितीय स्तर पर वहाँ पर जो होता है अधिकारी मेन, वह BDO होता है। ठीक है। इसी तरह जिला लेवल पर आप देखते हैं जो तीसरा स्तर है, सबसे ऊपरी स्तर, उसको कहा जाता है जिला परिषद। और जिला परिषद में अधिकारी के लेवल में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर CDO होते हैं या पंचायती राज अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ये सब आप पंचायती राज सिस्टम में पढ़ेंगे अच्छे से। तो दैट टाइम भी रहा है कि खंड प्रशासन में खंड स्तर पर एक अधिकारी अर्थात खंड विकास अधिकारी BDO को रखा गया है।
भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए वर्ष 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझ रहे हो कि सामुदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की समीक्षा के लिए कौन सी समिति जो है भारत सरकार ने नियुक्त किया था। ये समिति रही बलवंत राय मेहता समिति 1957 की। यह पंचायती राज सिस्टम में भी आप कवर करोगे अच्छे से। इस दल ने यह सुझाव दिया, यानी इस समिति ने यह सुझाव दिया कि ऊपरी जिला स्तर, मध्य में खंड स्तर और नीचे ग्राम स्तर को लेते हुए परस्पर संबद्ध त्रिस्तरीय ढांचे में खंड की बुनियादी इकाई तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। खंड स्तर पर विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बीडीओ के अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय कर्मचारियों अन्य खंड कर्मचारियों की बैठक में पाक्षिक आधार पर की जाती है। खंड के सभी कार्यकलापों की समीक्षा भी उसके प्रधान की अध्यक्षता में पंचायत समिति की आम समिति की तिमाही बैठक में की जाती है। तिमाही बैठक में, जहां बीडीओ सदस्य सचिव की हैसियत में उपस्थित रहता है। बीडीओ जो होता है वह ब्लॉक स्तर पर क्या है, सचिव की हैसियत से उपस्थित रहता है। जैसे कि गांव लेवल पर आप देखते हैं सचिव की हैसियत से जो होता है वह होता है गांव का सेक्रेटरी, यानी बीडीओ होता है ग्राम विकास अधिकारी, और जिला लेवल पर होते हैं सीडीओ। ऋण क्रेडिट आपूर्ति और समन्वय की समीक्षा के लिए एक खंड स्तरीय समन्वय समिति होती है, जिसकी बैठक एक नियत तारीख में महीने में एक बार होती है। और पंचायत समिति का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन हुआ, बीडीओ। नेक्स्ट है जिला ग्राम विकास एजेंसी का सृजन। तो ग्राम विकास मंत्रालय ने यह सिफारिश की थी कि जिला स्तर पर नियोजन और क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका जिला ग्राम विकास एजेंसी को निभानी चाहिए। इस एजेंसी का अध्यक्ष कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है। जिला ग्राम विकास एजेंसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है, कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट। जिला ग्राम विकास एजेंसियों का गठन स्वायत्तशासी एजेंसियों के रूप में छठी योजना के प्रारंभ में हुआ था। तो छठी पंचवर्षीय जो योजना रही है उसी के प्रारंभ में जिला ग्राम विकास एजेंसियों का गठन जो है वो प्रारंभ हुआ। जब देश के सभी खंडों में IRDP और NRIEP की शुरुआत की गई, जिले में कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की प्रभारी जिला विकास एजेंसी होती है। तो नियोजन हो गया, क्रियान्वयन हो गया, निगरानी और मूल्यांकन की प्रभारी जो होती हैं वह जिला विकास एजेंसी होती हैं जिला कार्यक्रमों की। DRDA के अध्यक्ष को एजेंसी की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी की समिति के गठन का अधिकार होता है और समिति में सदस्य की हैसियत से जिला स्तर के अधिकारी होते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला विकास समिति के गठन का भी सुझाव दिया था, जिसका मुख्य कार्य होता है कि जिला स्तर के सभी विभागों और खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र और बैंक जैसी अन्य एजेंसियों के काम में तालमेल करना। यह समिति जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और प्रशासन संबंधित दैनिक समस्याओं का निपटारा भी करती है। तो दोस्तों हम लोगों ने 6 पेज तक कंप्लीट किया है। जितने भी की फैक्ट बताए जाते हैं वीडियो के माध्यम से आप उसको एक कॉपी पेन के माध्यम से नोट करते चलिएगा। यही आपकी चीज़ जो है लास्ट में काम आने वाली है, ठीक है। वरना आप बुक पढ़ेंगे फिर करेंगे तो वीडियो बनाने का कोई मतलब आपके लिए रहेगा नहीं, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट बताए जाते हैं उसको आप नोट करते चलिएगा। वही आपको एग्ज़ाम के पहले जो है रिवाइज करके जाना है, वही आपका रोल अदा करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अच्छे खासे फैक्ट दिए होते हैं इस बुक में, अच्छी खासी कवरेज हो जाएगी और जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।